हेलो दोस्त, आप सभी का जी के जिए विद विकास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग खान सर का जो कि सेट नंबर है आपका सेट नंबर 65 है, उसको हम लोग आज देखेंगे और उसके प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको आगे बढ़ते बढ़ते आप सभी को बहुत अच्छा प्रश्नों का कलेक्शन मिलेगा। तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज का सेट 65 है और आज का पहला सवाल हम लोग देखते हैं। आज का पहला सवाल हम लोग देखते हैं कि पहला सवाल है, शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का उपयोग हम लोग शुष्क सेल बैटरी में विद्युत अपघट्यों के रूप में करते हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है आपका प्रश्न नंबर 2 है कि दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है। तो दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की आयन मंडल से परावर्तित होती है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है आपका प्रश्न नंबर 3 है कि बेतार तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है। बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है। तो इसका हो जाएगा आयन मंडल के द्वारा बेतार तार के संपर्क को पृथ्वी के धरातल से परावर्तित किया जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, आयन मंडल। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है, प्रश्न नंबर है आपका 4, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी होता है। रेडियो तरंगों, जहाँ भी रेडियो तरंग आएगा तो उसका हो जाएगा आयन मंडल के द्वारा विक्षेपण होता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 5, दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार होता है। तो इसका हो जाएगा 390 से 750 नैनोमीटर के बीच होता है। दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार होता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। आगे प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6, कौन सी तरंगें शून्य में संचरित नहीं कर सकती है। तो इसका हो जाएगा ध्वनि तरंगें। 6 का हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्वनि तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग यानी सक्सेसिव क्रेस्ट अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त यानी सक्सेसिव ट्रफ्स के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो इसका हो जाएगा सिंपली तरंग दैर्घ्य कहते हैं, जिसे लैम्डा के द्वारा सूचित किया जाता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है, प्रश्न नंबर है आपका 8। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है। तो क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 9, एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है प्रयोग करता है। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है वह रेडियो तरंगों पर आधारित होता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। आगे सवाल है सवाल नंबर 10 जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी की धरातल पर प्रतीत विकिरण की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 10⁻⁻7 मीटर हो जाती है।
जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी की धरातल पर पतित विकिरण की तरंग दैर्घ्य की लंबाई 10⁻⁻7 मीटर हो जाती है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है, जो कि रात में देखने के उपकरण में प्रयोग करते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अवरक्त का तरंग का प्रयोग करते हैं रात्रि दृष्टि के लिए। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है आपका 12 नंबर। आंतों के रोगों का निदान में निम्न किरणों का प्रयोग किया जाता है। आंतों के रोगों के निदान के लिए हम लोग एक्स किरण का उपयोग करते हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है आपका 13 नंबर सवाल है, सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। तो सीटी स्कैन करने में हम लोग सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। तो सीटी स्कैन करने में प्रयोग में एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। सीटी स्कैन करने में एक्स किरण का प्रयोग करते हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो ध्वनि का वेग धातु में अधिकतम होता है। ध्वनि का वेग धातु में अधिकतम होता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर है 15। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहा में अधिकतम रहेगी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है आपका 16 नंबर। ध्वनि तरंगे निर्वात में चल सकती है? तो ये हो जाएगा नहीं चल सकती। केवल ठोस में ये भी नहीं हो सकता, केवल गैस में ये भी नहीं हो सकता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, गैस तथा ठोस दोनों माध्यमों में चल सकती है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है, म्यूजिक कंडक्ट्स के लिए हॉल की दीवारों को ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए, इसीलिए इसका उपयोग करते हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है आपका 18 नंबर कि स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले माध्यम के बीच कम दूरी होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा 16.5 मीटर, यानी 17 मीटर लगभग 17 मीटर होनी चाहिए। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 19 नंबर सवाल है, ध्वनि के स्रोत और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 16.5 मीटर, जो कि रिपीटेड सवाल है। आगे हम लोग देख लेते हैं। 20 नंबर सवाल है आपका, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 330 मीटर पर सेकेंड, कहीं कहीं 331 मीटर पर सेकेंड भी होता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसीलिए दो व्यक्ति बात नहीं सुन सकते। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 22 है कि पराशब्द वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति, तो पराशब्द जो है जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है वे पराध्वनि है, और 20 हर्ट्ज से कम है तो वो हो जाएगा अपस्रव ध्वनि। और जो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है उसे हम लोग श्रव्य ध्वनि कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 23 नंबर सवाल है कि एक जैविक पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग होता है, एक जैविक पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, उसे हम लोग सोनोग्राफी कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं।
अगला प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण है? तो इसका कारण है, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं, इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 25 नंबर सवाल है, पराध्वनिक जेट की उड़ान के समय उड़ान के कारण क्या होता है? तो उड़ान के कारण ओजोन लेयर में बाधा होता है, ओजोन लेयर में बाधा होता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 26 नंबर प्रश्न है कि डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। डेसिबल इकाई का प्रयोग हम लोग ध्वनि की तीव्रता नापने में करते हैं, ध्वनि की तीव्रता नापने में करते हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 27 नंबर प्रश्न, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो लगभग 30 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है। एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर 45 डेसिबल होना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 29, मनुष्य के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है। तो मनुष्य के लिए सह सीमा करीब करीब 85 डेसिबल होती है, जिसे मनुष्य सुन सकता है आसानी से। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 30 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर, तो इसका हो जाएगा मानक ध्वनि स्तर 60 डेसिबल होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 60 डेसिबल। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 31 नंबर सवाल है, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि में भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जाता है। तो उसमें भेद देखते हैं, ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन में है तारत्व, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी केवल क्वालिटी, यानी ध्वनि गुणता के कारण हम लोग उसमें अंतर कर पाते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 32, निम्न में से किनकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है, तो इसका हो जाएगा रेडियो तरंग का तरंग लंबाई अधिक होती है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 33 नंबर सवाल है, एक रेडियो सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रक इकाई के रूप में प्रयोग करते हैं? तो टीवी नियंत्रक इकाई के रूप में हम लोग रेडियो तरंग का उपयोग करते हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है 34, रेडियोग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग में लाई जाती है? टेलीविज़न के ग्राही को दूरस्थ नियंत्रण में अवरक्त किरण का प्रयोग में लाई जाती है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 35 नंबर, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र का संचरण होता है। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण आयाम मॉड्यूलेशन के द्वारा होता है, आयाम मॉड्यूलेशन के द्वारा होता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है 36 जो कि विद्युत धारा से अब हम सवाल देखेंगे। 36 नंबर, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा का मान ऑप्शन ए हो जाएगा 3.6 जूल होता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 37 नंबर सवाल है कि डायनेमो जिससे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं, वह वास्तव में होता है, तो वह वास्तव में ऊर्जा का परावर्तक होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊर्जा का परावर्तक होता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 38, डायनेमो परिवर्तित करता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और मोस्ट टाइम ये एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका हो जाएगा डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 39, डायनेमो का कार्य है, जो कि रिपीटेड सवाल है, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना इसका काम होता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं 40 है आपका कि टरबाइन व डायनेमो में से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो इसका भी रिपीटेड है मैकेनिकल ऊर्जा, यानी इसी को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं 41 नंबर सवाल है, जब वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब जब वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तो ऊष्मा में कोई भी हानि नहीं होती है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं 42 नंबर सवाल है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति, इसका हो जाएगा विद्युत मोटर, जो कि डायनेमो के रिवर्स काम करता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जबकि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं 43 कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं 44 नंबर सवाल, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि टंगस्टन धातु की खोज टॉरबर्न बर्गमैन ने कब की थी। टंगस्टन धातु की खोज, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1781 में की थी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं 45 नंबर सवाल देखते हैं। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं 46 नंबर सवाल है, बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, टंगस्टन धातु का बना होता है बिजली के बल्ब का तंतु। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं 47 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। सबसे लंबी पिन को 3 प्लग बिजली वाले तार में सबसे लंबी पिन को आधार सिरे से जोड़ना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं 48 नंबर सवाल है, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है, तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरक्षा के लिए हम लोग अर्थ का उपयोग करते हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं 49 नंबर सवाल है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है, तो सर्वाधिक विद्युत चालकता चांदी है। चांदी है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और आज का अंतिम प्रश्न है, जो कि 50 नंबर है, निम्न में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सोना, जबकि सबसे अधिक सुचालक एज यानी सिल्वर होता है। सबसे अधिक सुचालक सिल्वर होता है, उसके बाद सोना होता है। तो आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।